नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम XML को जानेंगे और देखेंगे किस तरह से इसमें टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो XML की फुल फॉर्म आप सबको पता है, हमने अपनी पिछली कक्षा में XML, HTML और DBMS इन तीनों टर्म्स को समझा था और इन तीनों में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको भी जाना था। XML दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो HTML के जैसे ही इसमें भी हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टैग्स होते हैं यूजर डिफाइंड, यानी कि या इसको हम एक और अच्छा शब्द दे सकते हैं, यूजर डिफाइंड की जगह ऑथर डिफाइंड टैग्स होते हैं इसमें। ऑथर डिफाइंड टैग्स मतलब कि जो रचयिता है इस फाइल का, जो ऑथर है, वो अपने मन मुताबिक टैग्स कौन से होंगे वो डिसाइड करता है। ठीक है, यानी कि मैं मेरे नाम से, किसी और नाम से, जो मैं नाम चाहूं उस नाम से टैग्स बना सकती हूं। HTML में हमने प्री डिफाइंड जो टैग्स हैं उनको जाना था, उनको पढ़ा था कि कौन सा टैग उसका क्या यूज होता है, कैसे वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। लेकिन जो ये ऑथर डिफाइंड टैग्स हैं, ये कैसे टैग्स हैं जिनको कि ऑथर अपनी मर्जी, अपनी सुविधा के अनुसार बनाता है, नए टैग्स वो बनाता है और उसमें क्या करता है, उन टैग्स में यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। ठीक है, तो जो हमारी ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, इसके अंतर्गत हम टैग्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं और फिर उस डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के काम में वो आता है ना। HTML फाइल में उस डेटा को आप काम में ले सकते हैं, वेबसाइट में कुछ और काम में लेना चाहें तो जो स्मॉल डेटा है, राइट, जो कांस्टेंट है। एक होता है डेटा, जैसे हमने कहा कि एक वेबसाइट है स्कूल की और उसके माध्यम से ही सारे बच्चे एडमिशन और क्लासेस, एग्जाम, सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारा डेटा स्टूडेंट्स का आएगा जाएगा, स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखेंगे, है ना। तो डेटाबेस में से उठकर बहुत सारा डेटा अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए आएगा, उनके मार्क्स, या पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनकी फीस, है ना, इस तरह से होगा। लेकिन तो ये तो डेटा कैसा है, हाई मोबाइल डेटा है, मतलब बहुत इसमें मूवमेंट है, आना जाना, पेरेंट्स बच्चे का फोन नंबर जो डाला हुआ है वो अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट क्या होती है, चीज जो कि हमेशा सामान, मतलब वो रहे और बहुत कम जिसका यूज हो। तो ऐसे डेटा को भंडारित करने के लिए जब ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो बड़ा सारा डेटाबेस लेने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी फाइल जो कि XML फाइल कहलाएगी, उसमें टैग्स के अंदर अपना कुछ डेटा जो है, कांस्टेंट सा डेटा, छोटा सा डेटा, वो भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इस डेटा का आदान प्रदान भी हो सकता है। इसमें एक पॉइंट हमने यहां लिखा है, ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल, यानी कि ये जो डेटा होता है ये कैसा होता है, ह्यूमन रीडेबल भी होता है, मशीन रीडेबल भी हो सकता है। किसी भी तरह की डिवाइस इस डेटा को पढ़ सकती है और हम मनुष्य उसको आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जैसे डेटाबेस को हर कोई ओपन करके नहीं समझ सकता ना, नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ तो टैग्स में सीधे सीधे डेटा भंडारित हो रखा है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। इवन जो टैग्स का नाम लिया जाता है, ऑथर बहुत समझदारी से टैग्स का नाम लेते हैं। उन टैग्स का नाम पढ़कर हम ये जान जाते हैं कि ये किस प्रकार का डेटा है। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के माध्यम से हम वो फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें टैग्स के माध्यम से डेटा भंडारित करा जाता है। ये वह डेटा होता है जो बहुत ज्यादा मतलब स्थिर रूप का है ना, उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होने हैं, केवल उसको पढ़ने के लिए कुछ चीज चाहिए होगी। जैसे कि हमारी वेबसाइट है, उसकी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उसको कुछ ऐसा डेटा चाहिए होता है जिनसे वो डिसीजन ले सके या आगे बढ़ सके, प्रोसेसिंग कर सके, तो वह डेटा XML में लिखवाया जा सकता है।
इससे क्या होगा, कभी भी अगर जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, जिन्होंने ये डेटा डिजाइन किया है, उनको कभी भी कोई चेंजेस करने हैं तो वो आसानी से उस XML फाइल में वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा का डिस्प्ले क्या करना है, क्या प्रोग्रामिंग करनी है, वो सब अलग रहेगा। तो ऐसे सेपरेट करके काम किया जाता है एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना। ऐसे नहीं होता कि सारा कुछ एक ही फाइल में लिख दें, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी फाइल हो जाएगी, उसको पढ़ना, उसमें चेंजेस करना, उसको समझना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए कुछ डेटा, हाँ, अगर बहुत सारा डेटा है तो हम क्या काम में लेंगे, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जो कांस्टेंट डेटा है, जो स्थिर रूप का है और जिसको वेबसाइट में किसी काम के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो चीज हम रख सकते हैं XML फाइल में। ठीक है, और डेटा को डिस्प्ले कैसा करना है वो किस में करेंगे हम, वो करेंगे हम HTML से, कि कैसे क्या डिस्प्ले करना है। HTML यही तो बताती है कि HTML में जो हमने अलग अलग टैग्स पढ़े कि कैसे क्या डिस्प्ले करना है ना। तो वो चीज इस तरह से सेपरेट रहेगी और इसमें हम अलग अलग टैग्स बनाएंगे अपने मन मुताबिक। हमें कोई टैग्स नहीं पढ़ने इसमें कि ये टैग ये करता है, ये टैग ये करता है। हम अपने खुद के नए टैग्स बनाएंगे और उसमें डेटा स्टोर करेंगे, राइट। तो ये चीज इसमें रहेगी। अब इसमें जो हम टैग्स बना रहे हैं उनका हमें ये देखना है कि कैसे टैग्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। टैग्स सिंपल वही एंगुलर ब्रेसेस और यहाँ पे जो भी टैग का नाम आपको देना है वो देंगे इस तरह से। ठीक है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, टैग का नाम, उसके बाद यहां आ जाएगा आपका वह डेटा जो आप भंडारित करना चाहते हैं इस टैग के अंतर्गत, और फिर आ जाएगी इसकी क्लोजिंग। तो स्लैश लगा के आप ये टैग का नाम लिखेंगे। ठीक है, टैग नेम, शॉर्ट में मैंने लिख दिया TN। तो टैग का नाम यहां दिया, डेटा दिया, यहां हमारा ये क्या है, डेटा, वह डेटा जो हम इस टैग के अंतर्गत भंडारित कर रहे हैं, और फिर स्लैश लगा के जैसे हम HTML में करते थे ठीक वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो टैग है इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव टैग्स होते हैं। ठीक है, HTML में हम टैग्स काम में लेते थे, हम H1 ऐसे लिख दिया, कभी कैपिटल H1 लिख दिया, क्लोजिंग देते वक्त स्मॉल में लिख दिया। हम इसकी परवाह नहीं करते थे कि हम टैग्स कैसे लिख रहे हैं, है ना। आपने भी कभी कैपिटल में कभी स्मॉल में लिख दिया होगा। हाँ, डेटा के साथ जो चीज हम डिस्प्ले करा रहे हैं वो हमें कैपिटल में लिखनी है या स्मॉल में दिखानी है, वो हमारे ऊपर होता था। बाकी टैग्स हमने देखा था कि HTML के जो टैग्स हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर टैग्स केस सेंसिटिव हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपर केस ही यूज कर सकते हैं या आप लोअर केस ही यूज कर सकते हैं। केस सेंसिटिवनेस का अर्थ होता है कि अगर आपने कैपिटल टैग काम में लिया है तो उसकी क्लोजिंग भी आप कैपिटल नाम से ही करेंगे। इट मीन्स, इसका मैं उदाहरण आपको देती हूं। HTML में तो हम कैसे भी टैग्स का कैपिटल में हमने ओपनिंग कर दी, स्मॉल में क्लोजिंग कर दिया, मिक्सिंग हम मतलब H1 है या P है या प्री है या UL है या टेबल है, TABLE, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। बाकी आप उसको A कैपिटल B स्मॉल या कैसे भी लिख सकते थे, लेकिन यहां पर आपको ये केस सेंसिटिवनेस का ध्यान रखना है। इट मीन्स, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक टैग लिया और आपने दिया उसका नाम बुक नेम। ठीक है, अब यहां पर सब कुछ स्मॉल में है, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करेंगे, तो क्लोज कैसे करेंगे, हमने टैग का नाम दे दिया, यहां पर हमने बुक का कोई नाम हम देना चाहें वो हमने दे दिया, और अब इसकी क्लोजिंग
स्लैश लगा के हम कैसे देंगे, ठीक वैसे ही देंगे जैसे हमने ऊपर दी है। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि वैलिड एग्जाम्पल्स कौन से हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सही तरीका क्या है। जैसे कि मैंने यहां पे दिया ऑथर नेम, ठीक है, ऐसे दिया है मैंने, यहां पर एन कैपिटल लिखा है मैंने, ऑथर नेम ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऑथर का नाम हमने दिया, ठीक है, उसके बाद हमने इसकी क्लोजिंग दी और क्लोजिंग में हमने दे दिया ऑथर नेम। क्या ये सही है? देखिए इसको, हमने क्या लिखा, ऑथर नेम, एन कैपिटल लिखा है हमने, फिर ये हमारा डेटा है, ये तो हमारा जो भी डेटा है, ठीक है, कुछ भी हम दे सकते हैं, और यहां पर हमारा टैग क्लोज हो रहा है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपिटल एन है और यहां पर स्मॉल एन है, तो ये चीज आपने गलत कर दी। जैसे कि ये वाला उदाहरण बिल्कुल सही है, पूरा स्मॉल में लिखा है तो इधर भी स्मॉल में लिखा है, अगर यहां कैपिटल में कुछ भी आता तो यहां पर भी वही चीज होती, यानी कि केस का ध्यान रखना है। करते एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लिखा ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने एक टैग लिया रेसिपी, ठीक है, मान लीजिए हमारी कोई कुकिंग वेबसाइट है और कुछ हमने यहाँ पे रेसिपीज की लिस्ट स्टोर कर रखी है कि इस वेबसाइट में कौन कौन सी रेसिपीज कवर्ड है, तो ये रेसिपी टैग हमने लिया, ठीक है, और हमने इसके अंदर डेटा भंडारित कर दिया और स्लैश लगा के कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पर मैं लिख देती रेसिपी 1 और वहां पे ऐसे ही छोड़ देती तो गलत हो जाता, यहां पर भी रेसिपी 1 है ना, तो ये सेम आपको इसका चीज का देखना है। लेकिन अगर सपोज हम यहां पे कर देते शेफ नेम, ठीक है, अब यहां पर हमने शेफ स्मॉल में दिया और नेम कैपिटल में दे दिया, तो हमें आगे भी यही चीज करनी चाहिए, तब तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाए। और यहां पर हमने दे दिया ठीक है, और इसको हमने क्लोजिंग दी, एन कैपिटल लिख दिया और बाकी सब स्मॉल कर दिया, तो क्या ये गलत हो गया? क्यों? यहाँ पे ये मिसमैच हो। तो आपको क्या करना है, आपको केस सेंसिटिवनेस का ध्यान रखना है। या तो आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि भाई मैं हमेशा टैग का नाम कैपिटल में दूंगा या स्मॉल में रखूंगा, तो वो चीज आपको फिक्स रखनी है, या फिर जो आप दे रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक उसी तरह से लिखिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, आपकी फाइल में एरर आ जाएगी और आप जब चेक करेंगे आप देखेंगे कि फाइल में एरर आ रही है। इसलिए आपको टैग्स के नाम में केस सेंसिटिवनेस का ध्यान रखना है, अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखना है, राइट। चलिए बच्चों, यहां पर हम लेते हैं ब्रेक के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
हम ब्रेक के बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सएमएल में हमने ये देखा कि एक्सएमएल के जो टैग्स हैं वो ऑथर डिफाइंड तो होते हैं, लेकिन केस सेंसिटिवनेस उनमें रहती है, यानी कि अपर केस और लोअर केस का हमें ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम ओपनिंग अपर केस से कर दें, मतलब हमने जो टैग लिया है वो पहले तो हमने अपर केस में ले लिया या बीच में कहीं अपर केस लिया, तो आपको क्लोजिंग में वो चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक्सएमएल के ऊपर कुछ पॉइंट्स हमें नोट करने चाहिए ताकि एक्सएमएल को कभी भी आप डिफाइन कर सके। तो एक्सएमएल बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक्सएमएल की वजह से हमें जो कंसेप्ट्स अचीव हो रहे हैं, है ना, तो एक्सएमएल के उससे हम डेटा शेयर कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सएमएल, और या हम उसको बोल सकते हैं डेटा शेयर या डेटा ट्रांसपोर्ट, यानी डेटा का आदान प्रदान, डेटा का इधर से उधर जाना, ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एक्सएमएल। दूसरी चीज, एक्सएमएल जो है, एक्सएमएल हम बोल सकते हैं स्टोर्स डेटा इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि इसमें जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। इससे हमें बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस अचीव होती है। समझे इस पॉइंट को। एक्सएमएल जो है वो डेटा को स्टोर कैसे कर रहा है, प्लेन फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये डेटा मशीन रीडेबल भी है और ह्यूमन रीडेबल भी है ना। तो क्योंकि प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है इसलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस अचीव हो रही है डेटा स्टोरेज में, डेटा शेयरिंग में, डेटा ट्रांसपोर्ट में। किसी भी तरह के हार्डवेयर पे, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर पे सेम एक्सएमएल फाइल वर्क करेगी, है ना। एक एक्सएमएल फाइल वो किसी भी डिवाइस पर आप ले जाइए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी तरह का हार्डवेयर हो, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, वो सेम एक्सएमएल फाइल आपके काम आ जाएगी। तो ये चीज कहलाती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस। और ये किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होता है, किसी और दूसरे फॉर्मेट में नहीं होता, जो कि किसी सॉफ्टवेयर या किसी हार्डवेयर पे चले या किसी पे ना चले। आप कोई सा भी ब्राउजर काम में लेंगे ना, ये एक्सएमएल फाइल आपकी जो अब हम बनाना सीखेंगे वो हर जगह वर्क करेगी, किसी भी ब्राउजर पर आप उसको रन करके देख सकते हैं, राइट। ये चीज है। और इसके लिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क कर जाती है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पर आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने बोला था आपको, वो पॉइंट भी हम एक बार यहां लिख देते हैं, ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल डेटा। ये जो डेटा है ये कैसा है, ह्यूमन और मशीन रीडेबल है, कोई भी इसको आराम से पढ़ सकता है, राइट। तो HTML के द्वारा हम डेटा कैसे प्रेजेंट करना है वो कर लेंगे, और XML में हम जो डेटा है उसको स्टोर करेंगे। तो हम इसको, इस पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं कि XML सेपरेट्स डेटा फ्रॉम HTML। HTML में ही आप सारा चीज लिख दो, और फिर कभी भी डेटा में चेंज करना हो तो HTML ही आप ओपन करो। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ी फाइल HTML की बन जाए, उसकी बजाय हम डेटा को अलग सेपरेट किसी उसमें रख दें। इवन क्या कंटेंट डिस्प्ले करना है, क्या हेडिंग डिस्प्ले करनी है वेबसाइट की, वो सब आप कहीं पर XML फाइल में रख दीजिए, तो डेटा वहां रहेगा और सारा डिस्प्ले कैसे करना है वो चीज HTML में रहेगी। तो इस तरह से आप काम को सेपरेट करके आराम से कर सकते हैं, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
ये सब पॉइंट्स हमारे क्लियर है। इसमें हम जो डेटा लिख रहे हैं वो प्लेन टेक्स्ट डेटा है और किसी और फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए ह्यूमन और मशीन दोनों किसी भी तरह के ब्राउजर पर, किसी भी उस पर हम रीड कर सकते हैं। ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल डेटा होता है, राइट। एंड XML का बेनिफिट ये है कि इट सेपरेट्स डेटा फ्रॉम HTML। चलिए अब जल्दी से एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे फाइल बनानी है, टैग्स जो ले रहे हैं हम कैसे लिखेंगे। एक कंप्लीट एग्जाम्पल मैं आप यहाँ पर, और जैसे मैं लिख रही हूं कि पहले ऊपर क्या लाइन लिखनी है वो चीज आप फॉलो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही जैसे हम HTML में काम करते थे, नोटपैड में आप फाइल बनाइएगा और कोई भी एडिटर आप काम में ले सकते हैं। तो ये हमारी XML फाइल है, जो भी हमने इसका नाम दिया xyz.xml। ठीक है, ये हमने एक फाइल बनाई। इसमें सबसे ऊपर हम लिखेंगे XML वर्जन इक्वल्स टू, ये हमें लिखना है, और इसी के आगे हमें लिखना है एनकोडिंग स्टाइल। इसको आप उतार सकते हैं। ये हमने लिखा है UTF-8 डबल कोट्स में। ठीक है, यहां पर हम टैग्स की नेस्टिंग कर रहे हैं, और हमने मेन टैग लिया वेबसाइट, और उसके बाद वेबसाइट नेम दूसरा हमने टैग लिया है, और यहां पर हमने वेबसाइट नेम में लिख दिया माय स्कूल, और यहां पर हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर हमने दूसरा टैग लिया है वेब URL, और उसके अंदर हमने लिख दिया ठीक है, लेट्स से हमें इतना ही डेटा इसमें रखना है, और ये हमने यहां पर ओपन करी थी, ये हमने यहां क्लोज करा। एक टैग हमने यहां ओपन किया था, एक टैग हमने यहां पर ओपन किया था। इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं एक बार। हमने यहां पर पहले ये देखिए एंगुलर ब्रेसेस लगाया, ये क्वेश्चन मार्क है। यहां पर ये डबल कोट्स के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये इस तरह से। एक्चुअली में ये जो लाइन है ऊपर, ये एग्जीक्यूट नहीं होती है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। ये एक कमेंट है जो कि ये बता रहा है कि आप XML का कौन सा वर्जन काम में ले रहे हैं और एनकोडिंग स्टाइल क्या है, और इसकी वजह से आप इस फाइल को कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपने लिख दिया है एनकोडिंग है UTF-8, तो ये फिक्स हो गई। ठीक है, और ये टॉप मोस्ट लाइन होगी आपकी फाइल में, आप इसको नीचे ऊपर नहीं करेंगे, ये टॉप मोस्ट लाइन होगी। और उसके बाद हमने एक टैग काम में लिया है वेबसाइट। जैसे हम HTML में टैग्स की नेस्टिंग करते थे, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग, यहां भी XML में वो पॉसिबल है। हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा ले सकते हैं। कितने भी लेवल्स तक नेस्टिंग पॉसिबल है टैग्स की। बस ध्यान क्या रखना है कि जो टैग सबसे लास्ट में ओपन हुआ है वो सबसे पहले क्लोज होगा। ठीक है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो,
LIFO इसको बोलते हैं, लास्ट इन, यानी कि जो लास्ट में आया वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। तो जो सबसे लास्ट में ओपन हुआ है, अब ये जैसे यहां पर सबसे लास्ट में कौन सा 2 टैग्स के अंदर ये वाला आया, तो सबसे पहले यही जाएगा, खत्म हो गया यहां पर ये, है ना। फिर हमने ये करा, इसके अंदर ये, तो पहले ये क्लोज होगा तभी ये क्लोज होगा, ठीक है। ये जो वेबसाइट हमने वाला टैग लिया है ये कब क्लोज होगा, जब ये अंदर वाला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो नेस्टिंग हो रही है, एक टैग के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, लेकिन पहले तीसरा क्लोज होगा, उसके बाद ही दूसरा क्लोज हो सकता है, और उसके बाद ही पहला वाला क्लोज हो सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यही चीज, ये जो नेस्टिंग की हायरार्की थी, यही सेम HTML में भी थी, है ना। हमने HTML में पढ़ा था, जैसे हमने टेबल टैग लिया, उसके अंदर हमने TR लिया, TR के अंदर हमने TH लिया, तो पहले TH क्लोज होगा, फिर उसके बाद ही TR क्लोज होगा, और सबसे लास्ट में ही टेबल टैग क्लोज होगा। तो ये हायरार्की यहां भी आपको मेंटेन करनी है अगर आप टैग्स की नेस्टिंग करते हैं, और टैग्स की नेस्टिंग संभव है, एक टैग के अंदर आप दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से ले सकते हैं। जैसे हमने यहां पर वेबसाइट टैग जो है ये हमारा क्या होगा, पेरेंट टैग, और इसका सब या इसके चाइल्ड टैग्स कौन से हो गए, वेबसाइट नेम, वेब URL, ये इसके क्या है, चाइल्ड टैग्स। कौन कौन से, वेबसाइट जो टैग है उसके अंदर हमने ये भी लिया है और ये भी लिया है, इसके अंदर जो दूसरा टैग आया वो पहले क्लोज होगा, उसके बाद ही वेबसाइट वाला टैग क्लोज हो सकता है। तो ये हायरार्की हमने यहाँ पर फॉलो करी है। टैग्स का नाम भी सही लिया है, जहां पे कैपिटल वहां पे स्मॉल। अगर ये W, अभी तो मैंने सब एक्चुअली में स्मॉल लिया है, ये W भी छोटा लिया है, तो यहां पर भी ये स्मॉल ही लिया है ना। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। कैपिटल अगर आपने लिख दिया यहाँ पे W, और यहाँ पे ये जो W है ये स्मॉल कर दिया, तो एरर आ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि भाई एरर आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो बिल्कुल सही लिखा है। तो आपको केस ध्यान में रखना है, चेक करके लिखना है, और इस फाइल को आप बना के आप ब्राउजर पे रन करिए, आपको आउटपुट दिखेगा। जो आपने यहाँ पर किया है ना, वो आउटपुट आप ब्राउजर पर उसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी XML में हमें और भी कुछ कंसेप्ट समझने हैं, तो अगली कक्षा में, क्योंकि आज समय पूरा हो गया है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।